हेलो स्टूडेंट्स, वी आर विद अवर न्यू लेक्चर। लास्ट लेक्चर में आपने देखा हमने राउल्ट्स लॉ पढ़ा था। राउल्ट्स लॉ के बारे में हमने पढ़ा, आइडियल सॉल्यूशंस पढ़े, हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशंस पढ़े, उनका डिफरेंस भी हमने देखा। नाउ इस लेक्चर में हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन द राउल्ट्स लॉ। सो हियर कम्स आवर न्यूमेरिकल्स ऑन राउल्ट्स लॉ। आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल है, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ सुक्रोज मस्ट बी एडेड टू 360 ग्राम वाटर to lower the vapor pressure by 1.19 mm of Hg at a temperature at which vapor pressure of pure water is 25 mm of Hg। आपको पूछा गया है कितने ग्राम सुक्रोज हम ऐड करें 360 ग्राम वाटर में जिससे उसका वेपर प्रेशर 1.19 mm Hg लोअर हो जाए एट अ टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर जो प्योर वाटर का दिया गया है वो दिया गया आपको 25 mm Hg। सो आपको जो ये लोअर द टेम्परेचर, लुक लोअर द वेपर प्रेशर बाय दिस, तो ये आपको जो दिया गया है दिस इज द लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। एंड पी सॉल्वेंट जो आपको प्योर वाटर का दिया गया है दैट इज पी नॉट ए, दिस इज 25 mm। रिमेंबर ए ऑलवेज हम सॉल्वेंट लेते हैं एंड बी ऑलवेज हम सॉल्यूट लेते हैं। कुछ कुछ बुक्स में ये 1 दिया गया, ये 2 दिया गया, तो 1 फॉर सॉल्वेंट, 2 फॉर सॉल्यूट, ए फॉर सॉल्वेंट, बी फॉर सॉल्यूट। सो वी आर टेकिंग दिस पी नॉट ए 25 mm Hg. Now P, this is what is the P pressure is equal to 25 minus 1.19, it comes out to be 23.81 mm of Hg. Now using the Raoult's law, P is equal to P naught x solvent, or you can say P is equal to P naught A chi A. These both are similar. Putting the value here, 23.81 is equal to P naught is given 25, this is 25 into chi A, we get the mole fraction of A 0.9524. Now using the formula of mole fraction, you know mole fraction formula Na upon Na plus Nb, or we can say Na upon Na total. So using this, Na upon N total equal to 0.9524. Here Na is moles of A, and you know moles, what is moles? Mass upon molar mass. Here mass is 360 and molar mass is 18, sorry, upon N total, it comes out to be 0.9524. Now by solving we get N total equal to 20.99, that we can write rounding of 21. And now N solute is N total minus Na, that comes out to be 25 minus 21 minus 20 equal to 1. Mass of solute equal to 1 into 342 is equal to 342 ग्राम। यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला यूज़ करा है, मैं आपको बता देती हूँ। एन नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं आपके, मास अपॉन मोलर मास। सो अगर आपको मास निकालना है तो आपका फॉर्मूला क्या आएगा, मोल को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप, मोलर मास से। और हमने ये यही करा है, हमारा जो मास था सोल्यूट का वो आ गया 1 ग्राम, और हमने उस 1 ग्राम को 340, सॉरी, हमारा जो मोल आ गया दैट इज़ 1, मोलर मास आपका 342 था, हमने उसको मल्टीप्लाई करके ये निकाल दिया, तो 342 इज द आंसर। नाउ कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स ए एंड बी आर 450 एंड 700 mm Hg। तो ये आपको प्योर की वैल्यूज दी गई है, नॉट की वैल्यू दी गई है। फाइंड द कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर इफ टोटल वेपर प्रेशर, ये आपको दिया गया है 600 mm Hg। ऑल्सो फाइंड वेपर फेज कॉम्पोजिशन, तो वेपर फेज का भी कॉम्पोजिशन आपको निकालना है। सो जो आपको दिया गया है पहले मुझसे लिख लेते हैं, दिस इज पी नॉट ए, दिस इज पी नॉट बी, दिस इज पी टोटल। फ्रॉम राउल्ट लॉ वी नो दैट टोटल वेपर प्रेशर इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, पी टी is P total is equal to PA, value of PA is P naught A chi A, PB P naught B chi B. This is Raoult's law. Raoult's law that PA is equal to P naught A chi A, that PB is equal to P naught B chi B. So using the formula and putting the values here, 600 equal to 450 chi A plus 700 chi B. एंड वी कैन राइट काई ए प्लस काई बी, मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है फॉर बाइनरी सॉल्यूशन 1 होता है, तो आपका जो काई ए है वो 1 माइनस काई बी हो जाएगा, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं काई बी इज इक्वल टू 1 माइनस काई ए, वो आपकी मर्जी, आप कैसे लिखते हैं। सो यहाँ पर हमने क्या लिखा, काई बी को 1 माइनस काई ए, यूजिंग दिस फॉर्मूला वी गेट द वैल्यू ऑफ काई ए 0.4 एंड काई बी
1 minus chi A, that comes out to 0.6. Now using Raoult law, PA is equal to P naught A chi A. This is 0.4 into 450, it comes out to 180. PB chi B P naught B is equal to 0.6 into 700, that comes out to 420 mm of Hg. Now mole fraction in vapor phase जो आपका फॉर्मूला है वो क्या है, YA equal to PA upon PA plus PB. हियर अभी हमने सारी वैल्यूज निकाली है, पी ए की भी निकाल ली, पी बी की भी. सो यहाँ पर पुट करेंगे पी ए की 180 अपॉन 180 प्लस पी बी की है 420, दैट कम्स आउट टू 0.3. और सिमिलरली मूल फ्रैक्शन का सम क्या होता है, ऑलवेज 1 होता है फॉर बाइनरी सोल्यूशन. सो हम यहाँ से वाई बी क्या निकालेंगे, 1 माइनस वाई ए, दैट कम्स आउट टू बी 0.7. तो हमने यहाँ पर अपने दो मूल फ्रैक्शन निकाले ये, और हमने यहाँ पर ये तो आपके कॉम्पोजिशन हुआ इन द वेपर फेज, सॉरी इन द सोल्यूशन फेज, और ये आपका कॉम्पोजिशन आया वेपर फेज में. सो यूजिंग राउल्ट लॉ हमने क्वेश्चन करा. नाउ कम्स अवर टॉपिक एजियोट्रॉप्स. एजियोट्रॉप्स को हम कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स भी कहते हैं. कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स का मतलब है ये एक फिक्स टेम्परेचर पर बॉयल होते हैं, मीन्स वेपर फेज में जाते हैं. सो व्हाट इज एजियोट्रॉप्स? एजियोट्रॉप्स में बी डिफाइंड एज अ सोल्यूशन विद अ पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन वेयर इट डिस्टिल्स आउट एज सच. ये ऐसी का ऐसे डिस्टिल हो जाता है, मीन्स विदाउट चेंज इन इट्स कॉम्पोजिशन, इसका कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता है. फॉर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स वाई ए इज इक्वल टू काई ए, वाई बी इज इक्वल टू काई बी, मीन्स जो सोल्यूशन फेज में था वही वेपर फेज में है, जो सोल्यूशन फेज में था वही वेपर फेज में है. तो सिमिलरली वाई ए इज इक्वल टू काई ए, वाई बी इज इक्वल टू काई बी, वेयर काई बी आपके क्या है, मोल फ्रैक्शन इन सोल्यूशन फेज है, आपको पता है. एंड वाई ए वाई बी क्या है यहाँ पे, सोल्यूशन मोल फ्रैक्शन से वेपर फेज, जो भी हमने पीछे न्यूमेरिकल भी करा. हमने काई ए काई बी वर्ड यूज़ करते हैं हम सॉल्यूशन के लिए, एंड वाई लेटर हम यूज़ कर रहे हैं वेपर फेज के लिए. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ एजियोट्रॉप्स. फर्स्ट इज मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स. मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का मतलब क्या है, एजियोट्रॉप्स विद मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत मिनिमम होता है. These azeotrophs are formed by those liquid pairs which show a very large positive deviations from ideality. आप खुद सोचिए, अगर आप किसी सोल्यूशन को या किसी भी कंपाउंड को आप पेपर में कन्वर्ट कर रहे हो और आपको बहुत कम उसमें टेम्परेचर लग रहा है, तो इसका मतलब क्या है, उनकी जो इंटरेक्शंस हैं वो क्या हैं, वीक हैं. ए बी इंटरेक्शंस क्या हैं, वो वीक हैं, जो कि हम पॉजिटिव डेविएशन में देखते थे. इनकी इंटरेक्शन वीक है तो ये इजीली टूट जाएगा और जल्दी से वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा. तो आपका जो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वो लो होगा. तो इसीलिए ये पॉजिटिव डेविएशंस वाले जो हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशंस थे वो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनाते हैं. इसका एक एग्जांपल है 7.4% वाटर, 18.5% एथेनॉल और 74.1% बेंजीन. अगर आप इन्हें मिक्स करते हो, इट फॉर्म्स एजियोट्रॉप दैट बॉइल्स एट 337.8 केल्विन. तो ये एक फिक्स टेम्परेचर पर बिना चेंज इन कॉम्पोजिशन के वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा. और देखिए ये वाला डायग्राम हमने राउल्ट लॉ में भी देखा था, जिसमें हमने नॉन आइडियल सोल्यूशन में देखा था जिसमें पॉजिटिव डेविएशन था. हमने जितना एक्सपेक्टेड किया था उस एक्सपेक्टेड से हमें क्या मिलता है, ज़्यादा वेपर प्रेशर मिलता है. ये देखिए, तो ये क्यों होता है, क्योंकि इनकी इंटरेक्शन ए बी की क्या होती है, ए और बी से बहुत कम होती हैं. सो पॉजिटिव डेविएशन, रिमेंबर पॉजिटिव डेविएशन वाले आपके कैसे बनेंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स. दिमाग में यही रखिए कि मिनिमम बॉइलिंग है तो मीन्स उनकी इंटरेक्शन कम होगी, क्योंकि कम टेम्परेचर पे ब्रेक कर जा रहे हैं, इसलिए उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है. और वो कैसे हैं, पॉजिटिव डेविएशन वाले हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के एग्जांपल जो होते हैं. नाउ सेकंड कम्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप. मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या हैं आपके, एजियोट्रॉप्स विद मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, मतलब जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है. अब आप सोचिए किसी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो उसका मतलब क्या है, बॉन्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है. तो ए बी बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन ए एंड बी बी. सो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, ज़्यादा बॉयल करना पड़ता है, ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है. These azeotrophs are formed by those liquid pairs which show a very large negative deviation from ideality. Negative deviation में हमने ये देखा था कि ए बी की इंटरेक्शन ए और बी बी से कम थी. सो यहाँ पर जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे कम हमें मिलता है. कम क्यों मिलता है, क्योंकि वो आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो नहीं चाह रहे हैं वेपर फेज में जाना. तो वेपर फेज में जब वो नहीं जाना चाहेंगे तो नेट हमारा जो वेपर प्रेशर है वो कम हो जाता है और हमें टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ता है. इसका एग्जांपल है 68% HNO3 प्लस 32% H2O.
सो रिमेंबर नेगेटिव डेविएशन वाले क्या बनाएंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप्स। आप इन दोनों में से एक एजोट्रॉप को समझ लीजिए तो उसका अपोजिट दूसरा होगा, बस एग्जाम्पल याद करने की जरूरत है आपको। ओके, सो दीज आर एजोट्रॉप्स and types of azeotrophs. Now here comes difference between maximum boiling and minimum boiling azeotrophs. बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपको थोड़ा सा दो या तीन पॉइंट्स याद होने चाहिए, इस टॉपिक के ऊपर आने के चांसेस काफ़ी होते हैं। देखिए मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्या थे, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस एजियोट्रॉप इज लोअर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इसमें क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लोअर होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट से। और इसमें क्या है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस एजियोट्रॉप इज हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। इस सॉल्यूशन में आपका क्या हो रहा है, वेट 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 वेट, आई थिंक देयर इज इसको आप कट करके मिनिमम कर दीजिए एंड इसको आप कट करके मैक्सिमम कर दीजिए। सो मिनिमम बॉइलिंग में आपका क्या हो रहा था, आपको बॉइलिंग पॉइंट लोअर, कम बॉइलिंग पॉइंट पर ही वो बॉईल कर जा रहे थे, और रीज़न क्या था उनका, लार्ज पॉजिटिव डेविएशन। ओके, इसमें आपको क्या बात याद रखनी है कि जो उनका बॉइलिंग पॉइंट था वो हायर था, और इसमें आपको क्या याद रखना है, नेगेटिव डेविएशन शो कर रहे थे। ओके, एग्जाम्पल वही है जो हमने पीछे देखा था, ethanol boils at this, water boils at that, and azeotrope boils at this example, and hydrogen chloride boils at -84, वाटर करता है 100 पे, लेकिन जब एजोट्रॉप आप बनाते हैं तो वो कितने में जाता है 110, जो कि उन दोनों के कंटेंट से हायर है। ओके, सो इन दो में लोअर है और इन दो में उनका फाइनली हायर है, तो आपको याद रखना है ये मेन बात, लोअर एंड दिस हायर। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। नाउ कम्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें काफ़ी न्यूमेरिकल्स आपके हैं एनसीईआरटी में जो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पर है, जिनमें राउट्स लॉ लगाई गई है। सो आपको ये बहुत अच्छे से करनी चाहिए, इस पर क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, किन प्रॉपर्टीज़ को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। देखिए को का मतलब है, ये लैटिन वर्ड है, को का मतलब है टुगेदर, आप जानते हैं, लिगेर मीन्स टू बाइंड। So ऐसी properties, the properties of solutions which depend only on the number of solute particles, जो particles पर depend कर रही हैं, solute particles के number पर depend कर रही हैं, and independent of the nature of solute, solute की nature पर नहीं depend करती हैं, number of particles पर, means उनकी number कितने हैं उस पर depend करती है। उन properties को क्या कहते हैं, colligative properties। हमारे पास हमारे चैप्टर में 4 properties हैं पढ़ने के लिए। पहली है relative lowering in vapor pressure, सेकेंड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर। 4 प्रॉपर्टीज हमें डिटेल में पढ़नी है। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला है पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी ए, पी नॉट ए। एंड नेक्स्ट है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, दिस इज डेल्टा टी बी, एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दिस इज डेल्टा टी एफ। ऑस्मोटिक प्रेशर को आप पाई से दिखाते हो। तो हम इन चारों प्रॉपर्टीज़ को 1 बाय 1 पढ़ेंगे और इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स देखेंगे हर एक प्रॉपर्टी पर कि किस टाइप से पेपर में पूछा जाता है। सो आपको ये बात याद रखनी है कि आपकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, मेनली ये बात है आपकी नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पर डिपेंड, ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो सॉलिड पार्टिकल्स पर डिपेंड कर रही हैं उन प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़। तो पहला हम देखेंगे रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर आपका कब कम होता है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने वाटर लिया, वाटर का अपना एक फिक्स वेपर प्रेशर होगा, आपने उसके अंदर नाउ सोल्यूशन बना दिया वाटर प्लस शुगर। ओके, तो इसका जो वेपर प्रेशर, मान लो इसका वेपर प्रेशर V1 है, इसका वेपर प्रेशर V2 है। जब आप वाटर को बॉईल करोगे तो वाटर क्या करेगा, कंटिन्यूसली जैसे आपने उसे हीट करा वो वाटर H2 स्टीम या वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जब वाटर और शुगर का सोल्यूशन लेते हैं, इसमें वाटर के साथ शुगर के भी कुछ मॉलिक्यूल्स बाइंड हो जाएंगे और वो वाटर को एस्केप नहीं होने देंगे। तो जो V2 होगा वो क्या होगा, V1 से कम होगा, क्योंकि सोल्यूट जो शुगर है, शुगर इज अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, जो कि वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा।
जिनकी वेपर्स नहीं बनती है वो नॉन वोलेटाइल होते हैं। सो इस केस में जो वाटर है वो कम्प्लीटली सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल एस्केप नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो इसका वेपर प्रेशर थोड़ा सा लो होगा एज कम्पेयर टू प्योर वाटर। इसी को हम कहते हैं रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। इन आइडियल सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, जब हम इसमें क्या डालते हैं नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ओके, सो इसमें क्या दिया गया है राउल्ट लॉ को यूज़ करके, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए। सो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए को आप लिख सकते हो ना, काई ए इज इक्वल टू 1 माइनस काई बी। मैंने बताया था काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1 होता है। मोल फ्रैक्शन का बाइनरी सोल्यूशन के लिए सम 1 होता है, वहाँ से हमने यहाँ लगाया। मल्टीप्लाई कीजिए दिस एंड पी नॉट ए काई बी इधर ले गए हम, इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए एंड कम्स द फॉर्मूला काई बी इज इक्वल टू पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। जो ये आपका वैल्यू है कम्प्लीटली, ये क्या है आपका पूरा का पूरा रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। सो आप ये चीज़ देख सकते हैं कि जो हमारी रिलेटिव लोवरिंग है वेपर प्रेशर में किसके बराबर है, मोल फ्रैक्शन की। मीन जितना आप मोल फ्रैक्शन होगी किसका, सल्यूट का। तो जो भी आप सल्यूट डालोगे उस पर डिपेंड करेगा वेपर प्रेशर। अगर आपने ज़्यादा सॉल्यूट ऐड किया है तो ज़्यादा लोवरिंग होगी वेपर प्रेशर में, और कम डाला है तो आपकी लोवरिंग कम होगी। तो यहाँ पे दो फॉर्मूले हैं, पी नॉट ए जो प्योर है माइनस पी ए जो आपका फाइनली है, उन दोनों का जो डिफरेंस आएगा दैट इज लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। लेकिन आप उसे अगर पी नॉट ए जो प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है अगर आप उससे डिवाइड कर देंगे तो जो रेशियो आएगा वो आपका रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर आएगा। तो रिमेंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर पूछा है या रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर पूछा है। सो अगर हम इसे कंक्लूड करें पूरी बात को, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, दैट इज इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ सॉल्यूट, और जो कि हमने किसकी डेफिनेशन बोली है, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की। दस रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, सो रिलेटिव लोवरिंग वेपर प्रेशर क्या होती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। अगर आपको प्रूफ करने के लिए भी आ गया तो आप इसका डेरिवेशन कर लेंगे और उससे आपकी क्या देगी वैल्यू पता लग जाएगी कि वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करता है, इसलिए आपका वो क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब हम मॉलिक्यूलर मास को डिटरमाइन करेंगे, हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे सॉल्यूट का। आपको पता है मोल जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। दिस इज फॉर Na फॉर सॉल्वेंट, दिस इज फॉर Nb। नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट काई बी क्या होगा, Nb अपॉन Na प्लस Nb, जिसको हम लगभग क्या लिखते हैं अप्रोक्सीमेटली Nb अपॉन Na, क्योंकि हम मानते हैं जो सोल्यूट है वो एज अ कम्पेयर टू सॉल्वेंट बहुत ही कम है और उसके जो मोल्स होंगे वो और कम हो जाएंगे। ये बात आपको याद रहेगी, डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट इज द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन जो कि ज़्यादा अमाउंट में होता है एंड सॉल्यूट क्या होता है जो कम में होता है। तो हमें पता है कि Nb ऑलरेडी कम है, सो हम यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, Nb को नेग्लेक्ट करके सिंपली Nb। द रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, जो कि काई बी था, काई बी की जगह हमने क्या लिख दिया, Nb अपॉन Na। Nb की फॉर्मूला को हमने खोला Wb अपॉन Mb एंड Na को Wa अपॉन Ma, Wb Ma Wa Mb एंड Mb को हम ऊपर लेके जाएंगे तो फॉर्मूला क्या आ गया, P नॉट ए Wb Ma P नॉट ए माइनस Pa इंटू Wa। दिस कम्स द फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। सो ये आपका जनरली न्यूमेरिकल्स मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट पर पूछे जाते हैं, उसका ये आपका कंप्लीट क्या है, डेरिवेशन। ओके, नाउ कम्स द न्यूमेरिकल, कैसे पूछे जाते हैं और क्या इनमें क्वेश्चंस हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850 बार अ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड जिसका वेट कितना है 0.5 ग्राम। व्हेन एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, दिस इज द आपका, आप मास से कंपेयर कर लीजिए, दिस इज सॉल्यूट दिस इज सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन देन इज, ये आपको दिया गया है सोल्यूशन का, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। तो जैसे ही आपने नॉन वोलेटाइल ऐड करा तो आपको पता है कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर। सो सबसे पहले आप सारी चीज़ें लिख लीजिए, दिस इज पी नॉट ए 0.850 बार, पी एस दिस सोल्यूशन 0.845 बार, डब्ल्यू ए सॉल्वेंट 39 ग्राम, WB सॉल्यूट का 0.5 ग्राम, यूजिंग द रिलेशन
पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू काई बी। यहाँ पे आपने सारी वैल्यूज़ रख दी। इसका आपने फॉर्मूला कौन सा यूज़ करा है, एन बी अपॉन एन ए, जिसमें हमने एन ए प्लस एन बी को क्या लिखा था, एन ए, है ना। इसको हमने सॉल्व करा और हमें क्या मिल गया, एम बी इज इक्वल टू 170 ग्राम। आप इसमें एक चीज़ कन्फ्यूजन में मत रहिएगा कि इसमें हमें कब लेना है। आप इसमें देखिए ये 0.5 और यहाँ 39 ग्राम है। ऑब्वियस सी बात है कि जो एन बी है वो बहुत ही कम है, 39 के कंपेरिजन में 0.5 बहुत कम है, इसलिए हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करा। नाउ कम्स नेक्स्ट क्वेश्चन। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 kilopascal at 300 Kelvin. Calculate the vapor pressure of 1 molar solution of solute in it. तो 1 मोलर सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा हमें वो निकालना है। लेट मास ऑफ सॉल्वेंट 1000 ग्राम, क्योंकि 1 मोल जो भी हम उसका यूज़ करते हैं मोलैरिटी उसमें हम हमेशा क्या लेते हैं, 1000 लेते हैं। सो हमने क्या ले लिया, मास ऑफ सॉल्वेंट 1000 ले लिया। ओके, अब हम पे क्या है, 1 मोलर है, तो 1 मोलर का मतलब क्या हुआ, ऊपर 1 और नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस 55.5। 55.5 जो आपका ये जो फॉर्मूला आप यूज़ कर रहे हो, ये कर रहे हो एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। नंबर ऑफ मोल्स हमने बी के 1 लिए हैं, ये क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है। इसमें हमने एन ए को क्या यूज़ करा है, 1000 अपॉन 18, दैट कम्स आउट ऑफ 55.5। 18 आपका मॉलिक्यूलर वेट है, 1000 आपका मास है। इसको रखकर काई भी कितना आ गया, 0.0177। फिर से हमने लोवरिंग रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर लगाया, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू काई बी। सारी वैल्यूज़ रख देंगे हम इसमें। पी नॉट ए आपका 12.3 है माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए आपका 12.3 है इज इक्वल टू 0.0177, और सॉल्व करके हमें मिलेगा पी एस आपका 12.08 किलो पास्कल। ओके, सो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। Boiling point is the temperature at which vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric pressure. आप जानते हैं जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, किसी का भी बॉइलिंग पॉइंट है, जैसे वाटर का एग्जांपल लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। सो अगर आप बॉइलिंग पॉइंट बोले तो वो होता क्या है, वो टेम्परेचर होता है जिस पर वेपर प्रेशर लिक्विड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। नॉन वोलाटाइल सोल्यूट लोअर्स द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जब हम नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डालते हैं तो वेपर प्रेशर को कम कर देता है। सो अ हायर टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड टू रेज द वेपर प्रेशर इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो हमें कैसा टेम्परेचर चाहिए, हायर चाहिए, क्योंकि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो रही है, और उस वेपर प्रेशर को बढ़ाने के लिए जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए हमें हायर टेम्परेचर चाहिए। सो टी बी इज़ ग्रेटर देन टी नॉट बी। टी बी इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, आपको ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, और ये क्या है, प्योर का। तो इसी को क्या कहते हैं कि आपका टेम्परेचर जो बॉइलिंग पॉइंट का है वो बढ़ गया है, एलिवेशन हो गया। एलिवेशन का मतलब क्या होता है, इंक्रीज। तो वो इंक्रीज क्यों हुई, क्योंकि आपने एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट लिया। सो टी बी जो इनका डिफरेंस है, टी बी जो आपका सोल्यूशन है माइनस टी बी नॉट जो प्योर सॉल्वेंट का है, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसी को हम क्या कहते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो टी बी माइनस टी बी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा टी बी। ये आपका मेन फॉर्मूला है। फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन डेल्टा टी बी देखा गया है कि वो मोलैरिटी एम इज द मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब आप प्रोपोर्शन का साइन हटाओगे तो यहाँ पर क्या आएगा, एक कांस्टेंट के बी, जिस जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। के बी क्या है आपका, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या मोलर इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट। इब्लोस्कोपिक हीट के लिए यूज होता है वर्ड। सो यहाँ पर हीटिंग ज़्यादा कर रहे हैं हम, तो ये क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और मोलर इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट। अब ये डायग्राम भी आप देखिए, आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। यहाँ पर हमने वाई एक्सिस पे लिया है वेपर प्रेशर और यहाँ पर लिया हमने टेम्परेचर। यहाँ पर देखिए ये हमारा प्योर सॉल्वेंट है, जब हम इसे हीट करने लगे तो इस पॉइंट पर आकर वो किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर, उसका जो वेपर प्रेशर था वो एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर हो गया। देखिए 1 atm या 1.01 बार इस पॉइंट पे, और ये टेम्परेचर क्या है आपका टी बी नॉट। लेकिन जब हमने सॉल्यूशन को वेपर में कन्वर्ट करना चाहा तो वो यहाँ आया, और इसकी वैल्यू कितनी है, टी बी नॉट। तो देखिए आपका जो टी बी है वो ऑलरेडी क्या है, टी बी नॉट से ज़्यादा है, और ये जो डिफरेंस है वही आपका क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सो जैसे आपने सॉल्वेंट को लेके जाना चाहा हीट करके वेपर में कन्वर्ट करने के लिए, तो वो इस टेम्परेचर पे, कम टेम्परेचर पे, लेकिन सोल्यूशन थोड़ा ज़्यादा गया। रीज़न क्या है, उसमें आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया है। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या कहलाता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नाउ ये जो आपका कांस्टेंट आया के बी, इसको जरा ध्यान से पढ़ना। इसका यूनिट पूछा जाता है, डेफिनेशन पूछी जाती है, और इसका दूसरा नाम भी पूछा जाता है। सो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या मोलर इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट के बी फॉर 1 मोलर सोल्यूशन, जिसमें हम M1 लेंगे
तो डेल्टा टी बी किसके बराबर आ जाएगा, के बी के बराबर। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सोल्यूशन। तो जो एलिवेशन हो रहा है बॉइलिंग पॉइंट का 1 मोलर के लिए, वही आपका क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है। इसके दो फॉर्मूले और हैं, के बी इज इक्वल टू आर टी बी नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 एल वी। एल वी इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, या इसमें हम एल वी की वैल्यू पुट कर सकते हैं जो क्या होती है, डेल्टा एच वी अपॉन एम ए। एच वी इज द हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन, एम ए इज द, ए तो आपको पता ही है सॉल्वेंट के लिए होता है, मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। सो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा आर टी बी नॉट स्क्वायर एम ए अपॉन 1000 डेल्टा एच वेपराइजेशन। आर आपको पता है क्या है, यहाँ पे गैस कॉन्स्टेंट है, एल वी मैंने आपको बता दिया लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, एम ए सॉल्वेंट का मोलिकुलर वेट है, और एच वी आपकी डेल्टा, ये क्या है, हीट ऑफ वेपराइजेशन, वेपराइजेशन की हीट है। ओके, सो ये दो फॉर्मूले आपके और हैं जो न्यूमेरिकल्स में काम आ सकते हैं, और यूनिट आपको याद रखनी है, क्या है आपकी, किलो सॉरी कैल्विन पर मोलर और कैल्विन केजी पर मोल। ये आप कैसे निकाल सकते हो, देखो डेल्टा टी वी इज इक्वल टू के बी एम होती है, तो एम क्या हो गया आपका, डेल्टा टी वी अपॉन के बी। तो टेम्परेचर ऑलवेज कैल्विन में होता है, सॉरी के बी यहाँ आएगा और मोलर आपका यहाँ आएगा। तो मोलैलिटी क्या होती है आपकी, या तो आप उसको मोलर ले लो या तो आप उसको केजी पर मोल ले लो। ओके, सो ये आपका क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा और आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, सो डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिकुलर मास फ्रॉम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है आपका, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एन बी अपॉन डब्ल्यू ए इंटू 1000। आपको पता है मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो कि आपके सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व करें हैं 1000 ग्राम में, और अगर आपने 1 ग्राम में लिया तो ऊपर 1000 कर दीजिए। सो ये आ जाएगा डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए इंटू एम बी। इससे एम बी को ऊपर ले जाकर हमारा फॉर्मूला बन जाएगा के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए इंटू डेल्टा टी बी। तो ये फॉर्मूला आपका यूज़ होगा जब आपको क्वेश्चन में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दिया गया होगा, तब आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ओके, इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं हम एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के। 18 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 is dissolved in 1 kg of water in a saucepan. At what temperature will water boil at 1.013 bar? Kb for water आपको दिया गया है 0.52 केल्विन kg पर मोल। ओके, सबसे पहले आपको ग्लूकोज दिया गया है वाटर में डिजोल्व करने के लिए, तो ये आपका क्या हो गया, सोल्यूट, और ये आपका वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट। आपको उसके मास से कंपैरिजन होता है, जो कम दिया होगा वो ऑलवेज सॉल्यूट होगा, जो ज़्यादा दिया होगा वो सॉल्वेंट। ये ज़रूरी नहीं कि ग्लूकोज ऑलवेज सॉल्यूट ही होगा, वो सॉल्वेंट भी हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मासेज। ओके, सो एम क्या होगा आपका, एन बी अपॉन डब्ल्यू ए के जी, आप जानते हो मोलैलिटी का फॉर्मूला है, तो यहाँ आ जाएगा 18 अपॉन 180। 180 इज द मोलिकुलर वेट ऑफ ग्लूकोज, याद भी रख सकते हो आप, C6H12O6 और 180 ग्राम, शॉर्ट में याद रख सकते हो क्योंकि ग्लूकोज बहुत पूछा जाता है, यूरिया ग्लूकोज। सो इट कम्स आउट टू 0.1 kg पर मोल, सॉरी मोल पर केजी, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, स्मॉल एम। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है आपका, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम। के बी आपको दिया है क्वेश्चन में 0.5 kg केल्विन केजी पर मोल, 0.52 इंटू ये भी 0.1 आया है, तो आंसर कितना आ गया, 0.052 केल्विन। अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, देखो ये आपका क्या है, एलिवेशन, ये आपका सोल्यूशन का है और ये किसका है, सॉल्वेंट का। तो ये सोल्यूशन है, ये सॉल्वेंट है, तो अगर सोल्यूशन का निकालना तो ये जाएगा इधर ऐड होने के लिए, तो डेल्टा टी बी प्लस टी बी नॉट कम्स आउट टू बी 0.052 प्लस 373.15। फाइनली आंसर कितना आएगा, 373.202 केल्विन। सो ऐसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन व्हेन 1.80 नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 90 ग्राम बेंजीन। देखिए यहाँ पे मास ज़्यादा है, यहाँ पे मास कम है, ये बी हो गया आपका, ये ए हो गया। द बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ गया, 354.11 केल्विन। मोलर मास निकालना है सोल्यूट का, के भी आपको दिया है बेंजीन का 2.53 केल्विन के जी पर मोल। सो एलिवेशन का फॉर्मूला क्या होता है, टी बी माइनस टी बी नॉट 354.11 माइनस 353.23, ये आ गया आपका 0.88 केल्विन। तो एलिवेशन पता चल गया आपको। अब एलिवेशन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी एम, जिसको सॉल्व करके हमारा क्या आया था फॉर्मूला, एम बी का, मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट का, के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए।
के बी कितना है 2.53 इंटू डब्ल्यू बी 1.80, ये दिया है ना आपको क्वेश्चन में, ये 1.80 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी बी आपने भी निकाला 0.88 इंटू डब्ल्यू ए आपका बेंजीन है, बेंजीन क्या होता है C6H6। ओके, इसका निकालोगे तो कितना आएगा 90 आएगा, दिस इज 90। सो फाइनली आंसर कितना आएगा 58 ग्राम। सो कितना सिंपल था, सिर्फ आपको एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट यूज़ करना है। दो फॉर्मूले आपके पास हैं, या तो आप KBM यूज़ करिए या तो आप डेल्टा TB इक्वल टू TB माइनस TB नॉट करिए, दोनों का यूज़ करके हमारा आंसर आ जाएगा। हमारी थर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का क्या मतलब हुआ, देखिए जब आपने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन में ऐड करा तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट था वो बढ़ गया, मीन्स एलिवेशन हो गया बॉइलिंग पॉइंट का, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट तो कम हो गया। अब वो जितने पॉइंट पर फ्रीज हो रहा होगा उससे कम में फ्रीज होगा। अब इस डायग्राम को देखिए, ये ए है आपका सॉल्वेंट है, ओके, कोई कुछ नहीं मिला हुआ इसमें, और डी आपका सॉल्यूशन है। तो जब आप इसको फ्रीज कर रहे हैं, मीन्स टेम्परेचर रिड्यूस कर रहे हैं, वो इस टेम्परेचर पर आकर क्या बन गया, देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर है नहीं, वो क्या बन गया फ्रीज हो गया। तो ये आपका क्या है उसका स्टैंडर्ड TF नॉट। लेकिन जब आप सोल्यूशन को फ्रीज करने चले तो वो यहाँ फ्रीज नहीं हुआ, वो कहाँ फ्रीज हुआ, उससे थोड़ा कम पर, जो हमारा TF है। तो ये जो डिफरेंस है, मीन्स ये जो डिफरेंस आया यहाँ पर ये हुआ, यहाँ पर ये, तो ये जो गैप आ रहा है कि ये जो डिफरेंस आ रहा है टेम्परेचर का, ये क्या है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। डिप्रेशन में होता था कम होना, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया है, कम हो गया है, ओके, जब आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा। सो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, सबसे पहले देखिए, जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट देखा था वैसे ही हमारा क्या है फ्रीजिंग पॉइंट, टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड फेजेस ऑफ सब्सटेंस बिकम इक्वल, जिसमें कि टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर जिसमें वेपर प्रेशर लिक्विड का सॉलिड का क्या हो जाता है इक्वल। उसमें क्या हो रहा था, उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर होता है, यहाँ पर क्या है लिक्विड एंड सॉलिड फेजेस का क्या है बराबर हो जाता है। सिंस नॉन वोलेटाइल सोल्यूट लोअर्स वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, द वेपर प्रेशर कर्व ऑफ सॉल्यूशन विल मीट द सॉलिड फेज वेपर प्रेशर कर्व ऑफ सॉल्वेंट एट अ लो प्रेशर। हमने वही देखा कि इसका जो कर्व है थोड़ा सा नीचे आ गया, देखिए ये कर्व क्या है ना, ये कर्व क्या आ गया नीचे आ गया, ये कर्व लिक्विड प्योर के नीचे। ओके, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल मीट द सॉलिड फेज वेपर कर्व एट लोअर, ओके। सो लोअरिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट क्या हुई आपकी डेल्टा TF इक्वल टू TF नॉट माइनस TF, वहाँ पर नॉट इधर था अब इसके इधर आ गया, क्योंकि इसमें जो आपकी सॉल्वेंट की जो है वैल्यू सॉल्वेंट के लिए प्योर के लिए ये ज़्यादा है, और ये क्या है आपका कम, मतलब ये थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर में फ्रीज होगा लेकिन ये कम में होगा। तो ये किसके लिए आपके सॉल्यूशन के लिए। फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन डेल्टा TF आपका सेम टू सेम करेंगे हम एलिवेशन की तरह, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलालिटी, प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा KF इज द मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, एंड फ्रीजिंग के लिए वर्ड होता है क्रायोस्कोपिक, मोलर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, जिसकी यूनिट सेम है केल्विन पर मोलल, दिस इज नॉट मीटर, ओके, मोलल है ये पर मोलल, और ये है केल्विन KG पर मोल, ठीक है। जैसे आपका ये है ना डेल्टा TF क्या है आपका KFM, तो अगर मुझे KF निकालना है तो डेल्टा TF अपॉन M, डेल्टा TF M क्या है आपका मोल पर KG, तो ये ऊपर जाएगा तो मोल पर में हो जाएगा, KG पॉजिटिव में हो जाएगा, ओके। सो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की डिफाइन देखते हैं KF की। फॉर वन मोलर सॉल्यूशन M1 था और डेल्टा TF KF के बराबर, सेम टू सेम हमने इसे पहले किया था। सो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर वन मोलर सॉल्यूशन। सो ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के बराबर है वन मोलर सॉल्यूशन के। दो फॉर्मूले हैं आपको याद रखने हैं, KF इक्वल टू RT नॉट F स्क्वायर अपॉन 1000 LF। F क्या है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब मेल्टिंग भी होता है, ओके, याद रखिएगा। और KF को क्या लिख सकते हैं हम RT नॉट F स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू MA अपॉन डेल्टा H फ्यूजन। ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू रखी गई है LF की, ओके। यहाँ पे वही गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 8.314 आप जानते हैं, और अलग अलग भी होती है अकॉर्डिंग टू द यूनिट्स। TF नॉट आपकी क्या है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, LF आपका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है, और MA क्या है आपका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब डिटर्मिनेशन करेंगे मॉलिक्यूलर मास का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से। मोलैलिटी के फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे M इज इक्वल टू NB अपॉन WA इंटू 1000, ये पता है आपको। अब इसमें क्या करेंगे हम मोलैलिटी में मोल का फॉर्मूला लगाएंगे WB अपॉन MB, ये ऐड करा हमने, और इसमें क्या है हमारा
ये जो वैल्यू है इसे उठा के इसमें रखेंगे। डेल्टा टी एफ फ्रीजिंग डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू के एफ एम। तो एम की वैल्यू क्या आ गई, डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। और बस एम बी को आपको ऊपर लेके जाना है, टी एफ को नीचे, और आपका ये फॉर्मूला रेडी है। आपको ये याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, बस आपको मेन ये याद रखना है। और इसमें मोलैरिटी तो आप जानते ही हैं, वो क्या होता है, एन बी अपॉन डब्ल्यू ए। बस वहीं से आपको इंटू 1000 कर लो अगर ग्राम में, वहीं से आपको पुट करना है। सो आपको रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप रिमेंबर अच्छा कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। न्यूमेरिकल देखते हैं। 45 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। क्या होता है हमारा इथाइलिन ग्लाइकोल, C2H6O2 CH2SCH2H होता है, इज मिक्सड विद 600 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट। एक तो डिप्रेशन निकालना है और एक फ्रीजिंग पॉइंट ही निकालना है। ओके, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन अलग है और फ्रीजिंग पॉइंट अलग है। सो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एन बी अपॉन डब्ल्यू इंटू 1000। यहाँ पे देखिए एन बी कितना होगा, 45 अपॉन 62। 62 इसको सॉल्व करके आ जाएगा 62 ग्राम अपॉन डब्ल्यू है 600। दिस कम्स आउट टू बी 1.2 एम। मीटर मत समझना बच्चों से, मोल पर केजी है ये, उसे ना लिखने के लिए स्मॉल एम लिखा है मैंने। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम। के एफ कितना है क्वेश्चन में, 1.86, और एम कितना है 1.2। दैट कम्स आउट टू बी 2.2 केल्विन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आसानी से हो गया, बस मोलैलिटी निकाली और फॉर्मूले में रख दिया, सब कुछ तो दिया था। सेकंड फॉर्मूला क्या होता है इसका, डेल्टा टी एफ का, टी एफ नॉट और टी एफ माइनस टी एफ। ये आप जानते हो सॉल्वेंट के लिए प्योर, और ये किसके लिए, सोल्यूशन। सोल्यूशन का काम है ना। सो यहाँ से हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 2.2, टी एफ नॉट दिया है 273.15। ये हमें पता होता है बच्चों, ठीक है, वाटर के लिए हमें ये पता होती है वैल्यू। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर तो पता ही होना चाहिए। और वहाँ से हमारा आंसर कितना है सोल्यूशन का, टी एफ 270.95 केल्विन। सो ये क्वेश्चन हमने सिंपली दोनों फार्मूले पे करा, एक तो ये मोलैलिटी वाले पे और एक ये वाले पे। तो दो ही फार्मूले हैं, एलिवेशन में भी दो ही फार्मूले हैं, फ्रीजिंग में भी दो ही हैं। जो भी यूज़ होंगे इन दोनों में से एक फार्मूला यूज़ होगा, बाकी आपको क्वेश्चन में क्या दिया है उस पर डिपेंड करता है और क्या पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट डिजॉल्व इन 50 ग्राम बेंजीन। देखिए यहीं से क्लियर हो जाता है, ये आपका बी है और ये आपका ए है, दैट इज सोल्यूट, दैट इज सॉल्वेंट। लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन बाय दिस। सो ये आपको क्या दिया गया है, 0.40 डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्स्टेंट भी दिया है आपको 5.12, ये क्या है, के एफ। फाइंड द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। डायरेक्ट लगा दो आप, नहीं तो आपको याद नहीं है तो आप सीधा क्या करो, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ एम। यहाँ पे मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखो, दैट इज एन बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। और यहाँ पे फिर किसको ब्रेक कर दो, ये हो गया आपका डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, ये हो गया 1000 डब्ल्यू ए, और इसको ऊपर लेके जाओ तो एम बी कितना आ गया, के एफ डब्ल्यू बी 1000, और ये कितना हो गया डब्ल्यू ए इंटू डेल्टा टी एफ। बस डेराइव करना इतना सा मुश्किल नहीं है, तो याद है तो रख दो। तो वैल्यू क्या आई, के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए। वैल्यू रखो 5.12 इंटू 1 इंटू 1000 अपॉन 0.40 इंटू 50। इन सबको रखकर हमारा आंसर 256 ग्राम। इतना आसान क्वेश्चन है, सब कुछ तो दिया, आपको पुट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, छोटी क्लासेस में आपको ऑस्मोसिस पढ़ाया जाता था, मेनली बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट है ये, बट इसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इंक्लूड होता है, तो ये हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक आ जाता है, और वो भी कौन से चैप्टर का, सोल्यूशन का। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ऑस्मोसिस क्या है, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। मीन्स आपको इधर क्या दिया गया है, सोल्यूशन दिया गया है, और इधर क्या है, सॉल्वेंट। देखिए डायग्राम में, तो डायग्राम में जो मूवमेंट होगा वो किसका होगा, मैंने हाईलाइट भी करा है, सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट हमेशा आप जानते हो नेचर का रूल है, ज़्यादा से कम की तरफ मूवमेंट होना। कुछ भी चीज़ ज़्यादा है, पानी भी हमेशा हाई टू लो जाएगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। कुछ भी चीज़ होगी वो हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ मूव करती है। इसमें भी सॉल्वेंट देखिए, ये जो व्हाइट वाले हैं ये आपके सोल्यूट है, ब्लैक वाले आपके डॉट्स क्या हैं, सॉल्वेंट। तो यहाँ सॉल्वेंट ज़्यादा है देखिए, और यहाँ कम है, दिख रहा है। तो मूवमेंट कहाँ होगा, इधर होगा। मूवमेंट किधर होगा, इधर होगा, और इसका जो लेवल है वो बढ़ जाएगा और इसका लेवल क्या हो जाएगा, डिक्रीज। इसका लेवल इंक्रीज हुआ और इसका लेवल डिक्रीज। तो और ये जो आपकी मेम्ब्रेन है इसे कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन।
सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो सॉल्वेंट के मूवमेंट को तो अलाउड करती है लेकिन सॉल्यूट के मूवमेंट को अलाउड नहीं करती है। आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं सॉल्वेंट हमेशा हायर टू लोअर जा रहा है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये इसका एसेंशियल है। SPM इज द स्पेशल कंडीशन ऑफ द ऑस्मोसिस, नहीं तो डिफ्यूजन कहलाएगा, है ना। एग्जाम्पल देखिए, जब भी आप RBC को फ्रेश वाटर में रखते हो वो स्वेल हो जाता है, और जो RBC की मेम्ब्रेन है वो किसकी तरह काम करेगी, SPM की तरह। और अगर आप इसे सॉल्ट वाटर में रख देते हो तो क्या हो जाता है, ये श्रिंक कर जाता है ना। फ्रेश वाटर में क्या है, बाहर पानी ज़्यादा है अंदर कम है, तो बाहर से अंदर चला जाएगा सॉल्वेंट। लेकिन सॉल्ट वाटर में क्या है, जो RBC है उसके अंदर ज़्यादा पानी है तो वो बाहर चला जाएगा और वो श्रिंक हो जाएगा। अगर हमें ऑस्मोसिस पढ़ना है तो हमें 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशंस पता होने चाहिए। 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या है हमारे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, इट हैज सेम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। ये देखिए आपको दिखाया गया है अंदर और बाहर दोनों जगह जो कॉन्सेंट्रेशन है, ये देखिए लिखा भी है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड सेल सेल, अंदर बाहर बराबर है। तो जो सेल है ना तो वो श्रिंक करेगा ना तो वो स्वेल करेगा, कोई भी मूवमेंट नहीं होगा कि सॉल्वेंट अंदर बाहर बराबर है तो हमेशा मूवमेंट क्या होता है, हायर टू लोअर होता है, लेकिन यहाँ तो बराबर है तो इसे कहते हैं आइसो। आइसो का मतलब भी आप जानते होंगे, सेम। सो देर इज नो नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। नेक्स्ट है हाइपोटोनिक। हाइपो का मतलब आप समझते ही हो लेस, क्या लेस, इट हैज़ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इनसाइड द सेल देन आउटसाइड द सेल। देखिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल, तो सोल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, सोल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो क्या होगा बताइए, सोल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो क्या क्या हो क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा का मतलब क्या हुआ, पहले तो ये समझिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन ज़्यादा है मतलब बाहर जो सोल्यूशन है वो कॉन्सेंट्रेटेड है, सोल्यूट ज़्यादा है, क्या है, सोल्यूट ज़्यादा है, ओके सोल्यूशन में। सो इट हैज़ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट इनसाइड द सेल देन आउटसाइड द सेल। इफ़ अ सेल इज प्लेस्ड इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक में अगर आप उसे रखते हो तो वो वाटर को ले लेता है और बिकम टर्जिड। टर्जिड का मतलब क्या होता है, पूरा वो स्वेल हो जाएगा, ओके। टर्जिड दूसरा नाम होता है स्वेल का। हाइपरटोनिक में सेम टू सेम हाइपोटोनिक का रिवर्स है, इट हैज़ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इनसाइड द सेल देन आउटसाइड द सेल, okay. It is opposite of hypotonic solution. If a cell is placed in hypertonic, it will become placid and solvent will exit the cell. तो अगर आप RBC को रखते हो और एक सॉल्यूशन है, बाहर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, जैसे शुगर सॉल्यूशन में रख दो, आपसे शुगर सॉल्यूशन में रख दो किशमिश को, तो यहाँ क्या है, पानी कम है और अंदर क्या है, ज़्यादा है, तो वो बाहर आ जाएगा, बाहर आने से क्या होगा, वो श्रिंक हो जाएगी। और हाइपोटोनिक का केस आप ले सकते हो, किशमिश है और यहाँ पे आप ले लो वाटर, तो आप जानते हो वाटर बाहर जाता है तो वाटर कहाँ जाएगा, अंदर, तो अंदर जाने से क्या होगा, स्वेल हो जाएगा, है ना। सो दीज आर द 3 टाइप ऑफ सोल्यूशन, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक। बस आपको ये याद रखना है कि आइसोटोनिक में कोई भी मूवमेंट नहीं तो सॉल्वेंट का, हाइपोटोनिक में स्वेलिंग होगी और हाइपरटोनिक में श्रिंकिंग होगी, ओके। नाउ कम्स ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, देखिए इस वाली डायग्राम से आप समझ पाएंगे, ये आपका सॉल्वेंट है ब्लू रंग का, जैसे कि वाटर समझ लीजिए आप, और ये क्या है, ग्रीन आपका सोल्यूशन। थोड़े टाइम बाद क्या होगा, यहाँ से सॉल्वेंट मूव करेगा, अभी बताया था ना, दिस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, और यहाँ का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा और यहाँ का लेवल ड्रॉप हो जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ से प्रेशर लगाएं, फालतू एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएं, और ये वापस चला जाएगा और ये बीच में आ जाएगा लेवल, देखो लेवल आप देख सकते हैं, ये लेवल फिर वापस आ जाएगा, तो आपने क्या करा, एक प्रेशर लगाया टू स्टॉप ऑस्मोटिक प्रेशर, वही प्रेशर क्या कहलाएगा आपका, पाई, ओके। ऑस्मोसिस रोकने के लिए जो प्रेशर आप अप्लाई कर रहे हो वही आपका क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, ओके। द मिनिमम प्रेशर दैट स्टॉप द ऑस्मोसिस इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोल्यूशन, ओके। देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड किस पर करता है, कॉन्सेंट्रेशन पे। पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करो तो क्या आया, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी, सी कॉन्सेंट्रेशन, मोलैरिटी, क्या फॉर्मूला होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन बी, याद रखिएगा NB होता है ये ऑलवेज,
सो यहाँ आपने पुट करा, वी ऊपर गया तो पाई वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी, एन इज द नंबर ऑफ मोल्स, प्रोपोर्शन हटा तो यहाँ इक्वल टू आया और एक कांस्टेंट आया जिसे हम बोलते हैं आर। आर इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यूज अकॉर्डिंग टू यूनिट्स चेंज होती रहेगी। इक्वेशन 3 जो हमने बनाई, पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी, इसको हम कॉमनली क्या कहते हैं, वैन थॉप इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। ओके, दिस इज कॉल्ड वैन थॉप इक्वेशन। एक बात हमें इंपॉर्टेंटली समझनी है, इट मे बी नोटेड दैट वैन थॉप इक्वेशन फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन इज आइडेंटिकल टू आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन क्या थी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो देखिए पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी और ये थे पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। दोनों में डिफरेंस क्या है, बस पी की जगह क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, लेकिन वो प्रेशर अलग होता है गैस का, ये ऑस्मोटिक प्रेशर अलग है। ये सॉल्यूशंस का है और वो तो गैसेस का होता था ना। तो आइडियल गैस इक्वेशन से इसकी क्या है, आइडेंटिकल है, सिमिलैरिटी है। अब डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास करेंगे तो सेम वही है, पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी, नंबर ऑफ मोल्स को ही हम हर बार ओपन करते हैं या मोल फ्रैक्शन को। तो ये है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, और एम बी कितना आ गया, डब्ल्यू बी आर टी अपॉन पाई वी। तो इस फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑस्मोटिक प्रेशर के मेजरमेंट से। नाउ कम्स रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस तो आपने पढ़ लिया कि सॉल्वेंट क्या है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर जा रहा है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। नाउ कम्स रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है आपका, व्हेन प्रेशर हायर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू सॉल्यूशन साइड। अभी हमने क्या बोला, प्रेशर हायर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अगर हम अप्लाई करते हैं किधर, सॉल्यूशन में, प्योर सॉल्वेंट फ्लोज आउट ऑफ द सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ये उल्टा हो जाता है। ऑस्मोसिस का मतलब क्या था, सॉल्वेंट जा रहा था आपका सॉल्यूशन साइड, अब आपने उल्टा कर दिया तो सॉल्यूशन जाएगा सॉल्वेंट की साइड। तो यहाँ से जो आपका प्योर वाटर होगा, यहाँ से सॉल्वेंट का मूवमेंट इधर होगा और आपको क्या मिलेगा, फ्रेश वाटर मिलेगा। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसे हम आरओ के नाम से जानते हैं। घर में आप लोगों ने सुना होगा आरओ, लेकिन आरओ की फुल फॉर्म क्या होती है, रिवर्स ऑस्मोसिस। आज आपको पता लगे उसकी फुल फॉर्म क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, दुबई। आपने कभी सोचा है, दुबई एक पूरा रेगिस्तान है, वहाँ पे आसपास सिर्फ समुद्र है, ठीक है, वहाँ पर पीने के लिए पानी नहीं है, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा यहाँ से माइग्रेशन हो रहा है, लोग दुबई जाते हैं। हर आपने सुना होगा, हर दूसरा तीसरा इंसान बोलता है कि मैं दुबई जा रहा हूँ, कोई पढ़ने के लिए जा रहा है, कोई नौकरी के लिए जा रहा है। दुबई में ऐसा क्या है और इतनी जनसंख्या को कैसे सर्वाइव कर पा रहा है, उन्होंने क्या करा, रिवर्स ऑस्मोसिस के प्रोसेस को यूज़ करा और उन्होंने अपना जो सॉल्ट वाटर है, समुद्र का पानी है, उससे प्योर वाटर बनाया। और बहुत सारे उन्होंने प्लांट्स लगा रखे हैं, इसके बहुत बड़े बड़े प्लांट्स हैं, फैक्ट्रीज लगा रखी है रिवर्स ऑस्मोसिस की, जिससे कि दुबई को पूरा पानी सप्लाई होता है। लेकिन उन्होंने प्रोसेस कौन सा यूज़ करा है, रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसमें कि हम सॉल्ट वाटर की साइड प्रेशर लगाते हैं और हमें वहाँ से क्या मिल जाता है, फ्रेश वाटर। और ये जो आपकी मेम्ब्रेन होती है, दिस इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो आप आज जानते ही हैं उन पर कितना ज़्यादा कितना अच्छा संपन्न देश है वो। तो रीज़न क्या है उसका, उन्होंने जो वाटर ट्रीटमेंट का तरीका अपनाया वो, जिससे उनके पास कभी पानी कमी नहीं होती है। ओके, दिस फिनोमिना इज यूज फॉर डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। उसका जो नमक है उसको सेपरेट करने में काम आता है, और फॉर प्योरीफाइंग वाटर दैट कंटेन्स हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन। हमारे घर में भी यूज़ होता है ये, बट ये सी वाटर को भी साफ कर सकता है, या फिर ऐसे वाटर को जिसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट कंसनट्रेशन होती है। सो ऑस्मोसिस का उल्टा, रिवर्स ऑस्मोसिस। कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं ऑस्मोसिस से रिलेटेड, हमारी फोर्थ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड। 200 सेंटीमीटर क्यूब और एन aqueous solution of protein contain 1.26 ग्राम प्रोटीन। ओके, याद रखिएगा सेंटीमीटर क्यूब को ही ml कहते हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या दे दिया भाई, दिस इज ml। ओके, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सच अ सॉल्यूशन एट 300 केल्विन इज फाउंड टू बी 2.57 इंटू 10⁻³ बार। कैलकुलेट मोलर मास ऑफ प्रोटीन। अब देखिए वॉल्यूम आपको क्या दी गई है, 200 सेंटीमीटर क्यूब, जिसको हम लीटर में 1000 करके निकाल लेंगे। पाई आपका कितना है, 2.57 इंटू 10⁻³ बार। ओके, आर आप जानते हैं, अगर हम बार में लें तो कितना होता है, 0.083 लीटर बार पर मोल पर केल्विन। ओके, टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन। डब्ल्यू बी आपको कितना दिया गया है, 1.26 ग्राम। सो हमने अभी फॉर्मूला बनाया था डब्ल्यू एम बी का, डब्ल्यू बी आर टी अपॉन पाई वी। अगर आप भूल गए तो यहाँ से यूज़ कर लो, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, या पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी, पाई इज इक्वल टू एन आर टी बाई वी। एन का फॉर्मूला आप खोल दो, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी आर टी, और ये हो गया वी पाई, और एम बी को ऊपर लेके जाइए, फॉर्मूला बन जाएगा। वैल्यूज पुट करेंगे, 1.26 इंटू 0.083 इंटू 300 अपॉन 2.57 इंटू 10⁻³ इंटू 0.2, जो कितना आता है, 61.0
0.22 ग्राम। तो सिंपली आपने फॉर्मूला पुट करा और आपका आंसर आ गया। बस आपको थोड़ा सा ये आर याद रखना पड़ेगा और ये याद रखना पड़ेगा कि ml को आपको लीटर में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। ओके, सो नाउ कमिंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। एट 25 डिग्री सेल्सियस 3.6% वेट बाय वॉल्यूम है ये ग्लूकोज सॉल्यूशन। ग्लूकोज आप जानते हो C6H12O6 या 180 ग्राम इसका मोलिकुलर वेट है, मैंने बोला था याद रखना है। हैज़ एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 4.98 atm. If osmotic pressure of solution is 1.52 atm at the same temperature, what would be its molar concentration? इसकी molar concentration क्या होगी, मीन्स C निकालना है हमको। सो पाई वन क्या होता है C1RT, पाई टू क्या होगा C2RT, कि यहाँ पर R और T सेम है। ओके, लिखा है ना, देखिए सेम टेम्परेचर, R तो सेम ही होता है। डिवाइड कर तो क्या बनेगा, पाई वन अपॉन पाई टू इक्वल टू C1 अपॉन C2। पाई वन कितना हो जाएगा 4.98 atm, पाई टू कितना हो जाएगा 1.52 atm, C1 कितना हो जाएगा आपका 3.6 अपॉन 180 अपॉन 100 अपॉन 1000, कितना आ जाएगा 36 अपॉन 180। इसको आप पुट कर दो इस इक्वेशन में, पाई वन अपॉन पाई टू इज इक्वल टू C1 अपॉन C2, तो ये कितना आ जाएगा 4.98 अपॉन 1.52 इज इक्वल टू 36 अपॉन 180 अपॉन C2। तो कंसनट्रेशन कितनी आएगी 0.061 m या मोल पर लीटर आप बोल सकते हो, या मोलैरिटी एक ही बात है। दिस द कॉन्सेंट्रेशन। सो हमने यहाँ पे पाई का फॉर्मूला यूज़ करा। पाई क्या होता है हमारा, एक तो आपने ये देखा था पाई v इज इक्वल टू एन आर टी, ये तो देखा ही था। पाई इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी, जिसे हम क्या लिख देते हैं सी आर टी, ये यूज़ करा हमने यहाँ पे फाइनली। ओके, सो दिस इज अवर टॉपिक ऑफ टुडे। एज़ोट्रोप्स क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ी, उसमें आपने न्यूमेरिकल्स देखे। आप इस न्यूमेरिकल्स को रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें बार बार, कॉन्सेप्ट को समझें, और हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको और वीडियोस और लेक्चर्स मिलते रहें रेगुलरली। थैंक यू स्टूडेंट्स, विल सी यू इन अवर नेक्स्ट लेक्चर। प्लीज़ like and share Maths Tutor Lecture channel. Thank you.